हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ललित चौधरी एकेडमी में। ललित चौधरी एकेडमी में आपको 8th से लेकर 12th तक की मैथ की क्लासेस मिलेंगी और आप सभी अपना इस चैनल पर प्यार बनाए रखिए। और यहाँ पे आज हम 11th क्लास की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का। तो आप बने रहिए, लेक्चर के एंड तक आपको बिल्कुल मजा आएगा। और आपने 10th में जो यहाँ तक पढ़ा है 11th में बिल्कुल उसका अलग मिलने वाला है। 10th लेवल का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 10th से बिल्कुल अलग मिलने वाला है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे और आपको बिल्कुल मजा आएगा। तो 11th क्लास का सबसे पहला जो टॉपिक जो है स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट है सेट्स। सेट यानी कि समुच्चय। समुच्चय क्या होता है कि कोई भी हमारे पास वस्तुएं दे दी, कोई भी वस्तुएं दे दी, उन वस्तुओं को हम एक जगह इकट्ठे व्यवस्थित तरीके से लिखें, व्यवस्थित तरीके से उनको बताएं या समझाएं। वो जो चीज होती है वो होती है समुच्चय। यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम कहते हैं समुच्चय, यानी कि अच्छे से संग्रह होना चाहिए। अब जैसे उदाहरण अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो स्वरों का संग्रह कौन कौन से, ए ई आई ओ यू पता है। अब हम कहें कि 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, एक है, दो के बाद तीन आएगी, तीन के बाद चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, नौ, नौ तक आएंगे ना, एक से लेके नौ तक, एक से लेके नौ तक आएंगे। तो 10 से छोटी आवाजें, 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब हमसे कहा है कि सुपरिभाषित संग्रह, कौन सा संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, तो सुपरिभाषित संग्रह की बात करते हैं। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, बाकी सब तो ठीक है, ये सुपरिभाषित संग्रह जैसे हमसे कहेगा अब सुंदर छात्रों का समूह बताइए, सुंदर छात्रों का संग्रह बताइए। तो सुंदर छात्र जो होते हैं, सुंदर छात्र जो होते हैं, क्या वो इनका सुपरिभाषित संग्रह बन सकता है? नहीं। अब आपकी क्लास में देख लीजिए, आप जो होंगे, आप इमेज बनाइए कि हमारी क्लास के सबसे सुंदर छात्र कौन है, आपकी इमेज अलग बनेगी। आप अपने किसी दोस्त से पूछिए, आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे, उसके अलग इमेज बना के देगा, उसके नज़रों में अलग इमेज होगी सुंदर छात्रों को लेके। ठीक है, तो ऐसे हमें सुपरिभाषित संग्रह का मतलब है जिसको सर्वमान्य यानी कि सार्वभौमिक सत्य हो, जिसको सभी सही माने। जैसे हम कहें कि सूर्य कहाँ से पश्चिम से उगता है, पूरब से, तो सूर्य पूरब से उगता है, तो सूर्य पूरब से उगता है, ये बातें सभी के सभी मानते हैं। अब किसी के घर की दिशा अलग है तो वो अपने घर की दिशा के हिसाब से कहेगा कि सूर्य हमारे, जिसका घर का मेन गेट है तो उसके सामने होगा, तो कोई कहेगा सूर्य हमारे घर के सामने हो गया उदय होता है। किसी का क्या है, पिछली दीवार होगी, बैक फ्रंट होगा, वहां से सूर्य उगता होगा, लेकिन दिशा तो उसकी पूर्व है, ये सभी मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो सर्वमान्य हो उसको हम क्या कहते हैं, सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। अब सुंदर छात्रों का संग्रह, अब सुंदर छात्र तो कोई भी हो सकता है। आपकी नज़रों में किसी अलग छवि से सुंदर छात्र मानते हैं, आप रंग रंग के हिसाब से मानते हैं। कोई कहे कि नहीं मैं पढ़ने के हिसाब से मानूं, कोई कहे उसके नाक नक्श के हिसाब से माने। तो सुंदर छात्र अलग अलग होते हैं। अभी आप किसी, कोई भी है, जैसे रंग के हिसाब से मानते हैं, तो हम मानते हैं हाँ भाई जो जितना ज़्यादा सफ़ेद कलर का होता है, गोरा होता है, वो क्या होता है, उतना सुंदर होता है। लेकिन उसकी माँ से पूछ के देखना, उसकी माँ से पूछ के देखेंगे तो वो कहेगी नहीं मेरा बेटा सुंदर है। उसको वो जो कलर के हिसाब से नहीं मापेगी, क्यों, क्योंकि वो उसके ममता के हिसाब से मापती है। तो ऐसे जो हैं जिनको हम क्या कहें कि एक तरीके से सभी के मत एक नहीं हो, सभी के मत एक नहीं हो, तो उनको हम क्या है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं मानते हैं। तो सुंदर छात्रों का संग्रह क्या है, एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। हाँ, अगर हम कहें वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पे सभी की सर्वमत होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पे सभी की सर्वमत होती है कि भाई हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेके जेड तक होते हैं, ए से लेके जेड तक होते हैं। उन ए से जेड तक में ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और बाकी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, कंसोनेंट और वोवल हो गए। अब बात करते हैं हम आगे, समुच्चय का निरूपण। अब समुच्चय के बारे में हमने इतना ही बहुत है कि समुच्चय, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब जैसे हमसे बात करें आगे, ये बताइए कि 10 महान बल्लेबाजों का संग्रह बताइए, 10 महान बल्लेबाज। तो 10 महान बल्लेबाज बताएंगे, 10 महान बल्लेबाज बताइए, 10 महान बल्लेबाज, 10 महान बल्लेबाज बताएंगे। तो कोई किसको बताएगा, कोई कहेगा कि नहीं MSD है, कोई कहेगा विराट कोहली है, ठीक है, कोई कहेगा रोहित शर्मा है, ठीक है, कोई कहेगा कि सूर्य कुमार यादव है। तो ऐसे अपने अपने हिसाब से अलग अलग बनाएंगे। अब तुम अपने बाबा और उनके से पूछोगे, वो कहेंगे नहीं सचिन तेंदुलकर महान है। सचिन तेंदुलकर के बाद कोई कहेगा कि रिकी पॉन्टिंग है, कपिल देव है, श्रीकांत है। तो इस तरीके से सभी के अपने अपने अलग अलग मत होंगे। जब वहाँ पे अलग अलग मत होंगे तो वहाँ पे हम इसको नहीं मानेंगे, वहाँ पे अलग अलग नहीं मानेंगे। जैसे कहे कि सबसे अच्छे 10 महान लेखक, 10 महान लेखक की बात कर दी कि 10 महान लेखक बताइए, 10 महान लेखक बताइए। तो 10 महान लेखक बताएं, 10 महान लेखक पूछे हमसे, तो
तो 10 महान लेखक बताएंगे कैसे? तो 10 महान लेखक कोई भी हो सकते हैं, कोई कहेगा मुंशी प्रेमचंद है, कोई कहेगा नहीं हम तो सूरदास को मानेंगे, तुलसीदास को मानेंगे। तो सभी अपने अपने हिसाब से महान कवि और लेखक की बात करें तो ऐसे कहे कि हाँ भाई, तो वो हम नहीं बता सकते। हाँ, अगर कोई फिक्स पॉइंट हो, फिक्स पॉइंट के बारे में हमसे कुछ पूछे तो हम बता सकते हैं। हमसे कहे कि दुनिया के सबसे सुंदर 10 शहर बताइए, दुनिया के सबसे सुंदर 10 शहर बताइए, तो आप बता सकते हैं दुनिया के सबसे सुंदर 10 शहर नहीं बता सकते, क्योंकि कोई कहेगा नहीं हमारे हिसाब से जम्मू कश्मीर है, कोई कहेगा स्विट्जरलैंड है, कोई कुछ अपने हिसाब से, सभी अलग अलग मत देंगे। तो जहाँ पे अलग अलग मत आ जाएंगे वहाँ पे समुच्चय नहीं बनेगा, वहाँ पे समुच्चय नहीं बनेगा। अब समुच्चय निरूपण दो प्रकार से होता है। समुच्चय निरूपण कितने प्रकार से होता है? तो समुच्चय निरूपण दो प्रकार से होता है। एक होता है रोस्टर रूप, एक कौन सा रूप होता है? रोस्टर रूप होता है। रोस्टर रूप क्या होता है वो बताएंगे। एक होता है रोस्टर रूप और दूसरा जो होता है वो होता है समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप। समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप, तो दो तरीके से हम समुच्चय का निरूपण कर सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से? एक समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा रोस्टर रूप। अब देखिए, रोस्टर रूप में हम अवयवों को कभी भी जब समुच्चय को दर्शाएंगे, कभी भी अगर हमें समुच्चय को दर्शाना होगा, कभी भी जब हमें समुच्चय को दर्शाना होगा तो उसको हम मझले कोष्ठक के अंदर इस तरीके से मझले कोष्ठक के अंदर दर्शाएंगे। उसके सभी अवयव हैं उनके बीच में हम कॉमा लगाते चलेंगे, सभी अवयवों के बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें आगे आने वाली हैं, लेकिन जो काम की बातें हैं वो सभी के सभी साथ के साथ करते चलते हैं। अब मझले कोष्ठक में सूचीबद्ध किया जाता है तथा इस रूप को सूचीबद्ध रूप भी कहते हैं। यानी कि इसमें हम मझले कोष्ठक लेंगे इस तरीके से, इसमें अवयवें लिखेंगे, उनके बीच में कॉमा का चिन्ह लगा देंगे। जैसे हमसे कहे कि संख्या 6 के गुणनखंडों का समूह, तो संख्या 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 6 के गुणनखंड 1 है, 1 के बाद 2 है, 1 है, 1 के बाद कितना है? 2 है, 1 के बाद है 2, 2 के बाद कितना आ जाएगा हमारा? 3 आएगा और 3 के बाद आ जाएगा 6। तो ये उसके गुणनखंड हो गए। ये क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों का समुच्चय में निरूपण रूप बनाना है, रोस्टर रूप बनाना है। तो रोस्टर रूप बनाने के लिए क्या करेंगे? इनको इस तरीके से हमने मझले कोष्ठक में लिख दिया। अब यही क्या हो गया? इसका रोस्टर रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप बन गया। यही क्या बन गया? इसका रोस्टर रूप बन गया। तो यही है, यहाँ पे देखिए, ये मझले कोष्ठक में सूचीबद्ध किया जाता है, इसको सूची रूप भी कहते हैं। समुच्चय 6 के सभी गुणनखंडों का समूह ये रहा कि 1 2 3 4 6, ये आ गया 1 2 3 6। अब हमसे कहेंगे समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, समप्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12, इस तरीके से चलता जाएगा। इन सभी को हमने इस तरीके से मझले कोष्ठक में रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब हमसे कहेंगे सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। और सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और इकलौती सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 2 के बाद सारी के सारी सम अभाज्य संख्या कोई भी सम अभाज्य संख्या बचेगी नहीं, क्योंकि सभी की सभी सम संख्या 2 से भाग हो जाएंगी। अब हमसे कहें सभी के सभी विषम संख्याओं का समूह। तो विषम संख्या कौन सी है? विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह। समुच्चय बनाना है तो 1 बनाना है, 1 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 5 आएगी, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इस तरीके से चलती जाएगी। और इन सभी को मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया तो यही बन गया समुच्चय। यही क्या बन गया? समुच्चय। तो इसको जान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है किसी को कि मझले ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। ये तो हो गया हमारा रोस्टर रूप। कौन सा रूप? रोस्टर रूप। ध्यान रखना है कौन सा रूप? रोस्टर रूप। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप यहाँ पे, रोस्टर रूप। ये हो गया आपका रोस्टर रूप। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले की। रोस्टर रूप के बाद आता है हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप। इसमें क्या करते हैं हम? एक प्रतीक x का यूज़ करते हैं, x का यूज़ करते हैं। x की जगह आप y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, a लिख सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, c कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम x का यूज़ करते हैं। तो इन सभी को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। इन सभी को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। किसका यूज़ करेंगे हम? x का। किसका? x का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कॉलन चिन्ह, यानी कि ये विसर्ग वाला जो चिन्ह होता है, हिंदी में बोले तो विसर्ग चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद अंत में सभी अवयवों का उभयनिष्ठ गुण लिखते हैं। उसमें अब तक हम समुच्चय में डायरेक्ट बता रहे थे कि हाँ भाई इस तरीके से लिखें, इसमें गुण लिखेंगे। गुण का मतलब देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जैसे हमसे कहेंगे विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अब तक हमने विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैसे बनाया था? रोस्टर रूप में। ये बनाया था कि 1 3 5 7 इस तरीके से। ये कौन सा है? रोस्टर रूप में। लेकिन अब इसे हम इस तरीके से लिखना हो कि भाई नहीं, हमें रोस्टर रूप में ना बना के हम समुच्चय निर्माण रूप में बनाएंगे। तो समुच्चय निर्माण रूप में हमें किस तरीके से बनाएंगे इसको? तो लिखेंगे हम x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। किस तरीके से लिखेंगे? x
इसको बोलेंगे सच दैट एक्स कॉमा एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब हमसे कहे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह, तो एक्स सच दैट एक्स कॉमा अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर अक्षर है। अब जैसे 10 तक की समप्राकृतिक संख्या पूछे कि भाई बताइए 10 तक की समप्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक्स सच दैट एक्स एक 10 तक की समप्राकृतिक संख्या है। जो हमें दे रखा होगा उसे बस एक्स सच दैट एक्स कॉमा और उसको इस तरीके से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा समुच्चय निर्माण रूप? और रोस्टर रूप में अगर यही हमसे कहे कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए, यहाँ पे ये देखिए कि सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर रोस्टर रूप में है तो इस तरीके से, अगर ये हमें किस रूप में लिखना हो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो, किस रूप में लिखना हो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो, ये तो हो गया रोस्टर रूप इसका। अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे हम इस तरीके से, मिडिल ब्रैकेट आ गया, फिर लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स, ये लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स कॉमा सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या जो दे रखा होगा वो डायरेक्ट लिख के और मतलब ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये तो गया इस तरीके से कौन सा रूप, समुच्चय निर्माण रूप, और ये रोस्टर रूप में इस तरीके से लिखते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब है ये समुच्चय निर्माण में हमेशा मझले ब्रैकेट का यूज करते हैं। अवयव को केवल एक ही बार लिखते हैं। ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब भी हम अवयव को लिखेंगे समुच्चय में, यदि इस तरीके से ए और ए करके दो अवयव दे दिए तो हमें जब समुच्चय में लिखेंगे ना, हम केवल ए ही लिखेंगे एक ही बार। तो समुच्चय में हम अवयवों को पुनरावृत्ति नहीं करते, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता। जैसे हमने ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 1 2 3 6, 1 2 3 6 लिखा है ना, इसको यदि मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अवयवों के क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता, अवयवों के क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता। दो अवयवों के बीच में कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब इस समुच्चय निर्माण में देखिए, जब दर्शाएंगे हम तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि ए बराबर और इस तरीके से समुच्चय बना दिया। अब जो समुच्चय के अंदर की बात आएगी, अंदर लिखेंगे तो अंदर हम छोटे अवयव लिखेंगे, अंदर छोटे अक्षरों का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे तो स्मॉल लेटर का यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे दर्शाने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाएगा। तो ये सारे के सारे स्टार मार्क हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये समुच्चय को हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं। एक अवयव को केवल कितनी बार लिखेंगे हम, एक बार लिखेंगे। अवयवों के क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता। दो अवयवों के मध्य में कॉमा लगाया जाता है। समुच्चय के बाहर जब हम दर्शाएंगे, उसको दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग करेंगे। और इसको जब दर्शाने के बाद हम अवयव लिखेंगे समुच्चय में, तो अवयव कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। तो दर्शाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, बताने के लिए कि ये समुच्चय है, तो उसको करेंगे हम कैपिटल लेटर का, और उसमें अवयवों के रूप में हम स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। आइए, ये जो समुच्चय है 1 2 3 4 डॉट 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 चलता जा रहा है, ये एन है, और एन को क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे लिख दिया कि एन बराबर, तो हमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। डब्लू, डब्लू कौन सी संख्याओं का समुच्चय होता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। आई बराबर जेड, ये पूर्णांकों का समुच्चय है। इस तरीके से -3 -2 इस तरीके से जा रहा है। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का। क्यू का मतलब होता है परमेय संख्याओं का। क्यू का मतलब होता है परमेय संख्याओं का। और जब वास्तविक में से परमेय घटा देंगे तो अपरमेय संख्या बचेंगे, क्योंकि अपरमेय संख्या क्या होती है, परिमेय प्लस अपरमेय जो मिलके बनती है वही क्या होती हैं, परिमेय और अपरमेय जो दोनों मिला के बनाती है वही संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या होती है। वही संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या। और जब हम वास्तविक संख्याओं में से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हम परिमेय संख्याओं के समुच्चय को घटा देंगे तो अपरिमेय संख्या बचेंगी हमारे पास। अब जेड प्लस आ जाए, तो जेड प्लस आ जाए, और एक आता है जेड माइनस, और एक आता है आर प्लस और एक आर माइनस। इनका और ध्यान रखना है। जेड प्लस का मतलब है सारे के सारे धन पूर्णांक। कैसे, धन पूर्णांक। जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब है पूर्णांक। प्लस लग गया तो धन पूर्णांक, जेड के ऊपर माइनस लग गया तो कैसे हो जाएंगे, ऋण पूर्णांक। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के ऊपर प्लस का मिल गया तो धनात्मक वास्तविक संख्या है। और जब आर के ऊपर माइनस लिख गया तो कौन सी आ जाएंगी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन कैसे वाले का, ऋणात्मक वाले का। कैसे वाले का, ऋणात्मक वाले का। तो ये इनका थोड़ा सा वो है, उसके साथ साथ ये 4 पॉइंट हैं, ये भी नोट डाउन कर लेना। अब आगे ये दे रखा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर, समीकरण दे रखा है हमें, समीकरण एक्स स्क्वायर -x+x-2 का हल रोस्टर रूप में लिख लिए। रोस्टर रूप में लिखना है तो सबसे पहले हमें इसके मान होने चाहिए। x का मान क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x का मान। तो हमारे पास दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस का 2 बराबर 0, इस तरीके से दे रखा है, बराबर में 0।
अब क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड करेंगे तो इसके किस तरीके से गुणनखंड करेंगे, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के एक्स माइनस के एक्स माइनस के एक्स माइनस के 2 बराबर 0। इस तरीके से आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें अब आज जब हम गुणनखंड करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, गुणा करने पे इन दोनों का गुणा आ जाए, जोड़ने पे एक्स आ जाना चाहिए, जोड़ने में क्या आ जाना चाहिए, एक्स आ जाना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का x आ जाएगा और माइनस के 2 आ जाएंगे। मैं चेंज कर, ये इस तरीके से लिखेंगे इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का x माइनस के 2 बराबर में आ जाएगा 0। बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 2x है तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का 2 बचेगा, x प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। और इसको जब हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस में 1 बचेगा बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 बचेगा तो 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2 हमारे पास, 1 कॉमन आ गया, x माइनस का 1 बराबर में 0 आ जाएगा। यहाँ से x का मान कितना आ जाएंगे, x का मान आ जाएगा -2 और 1। अच्छा यहाँ पे ये प्लस चिन्ह है, x प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली लाइन कैसे आई, पता चल गया ना, ये वाली लाइन कैसे आई, इस तरीके से इसको खोलेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से हम लेके आएंगे और इसके बाद ये वाली लाइन आ गई, यहाँ से हम लिख देंगे x बराबर -2। अब देखिए ये x का मान हमारे पास आ गया कि -2 और ये आ गए x का मान आ गया हमारे पास, ठीक है। अब x का मान आने के बाद x का मान कितना आया, एक तो -2 आया और एक आया, और इसको हम इस तरीके से लिख दें तो यही क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर रूप। यही तो है रोस्टर रूप, यही तो है रोस्टर रूप। अब हमारे पास हमें कुछ करना पड़ा, समुच्चय के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, मान निकाले, -2 माइनस का 1 आया, इनको मजले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और ये क्या हो गया, हमारा रोस्टर रूप हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, धन पूर्णांक दे रखे हैं, धन पूर्णांक और एक्स स्क्वायर लेस देन 40, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि वो सभी एक्स स्क्वायर देख रहे हैं जिनका मान, यानी कि वो सभी संख्याएं जिनके वर्गों का मान 40 से छोटा हो। और कैसे, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक एक का वर्ग 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 40 से छोटा है। 2 का स्क्वायर कितना है, 4, 3 का स्क्वायर कितना है, 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। तो 1 से लेके 6 तक की संख्याएं बन रही हैं। एक संख्या बन 1, 2 के बाद 3 आ जाएगी, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद 6 आएगा। ये सभी संख्याएं, इनका वर्ग करेंगे और 40 से छोटा आएगा। ये सभी धन पूर्णांक हैं, ये सभी धन पूर्णांक हैं जिनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो किससे छोटा आएगा, 40 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। और इसको हमसे कह रहा है कि इसका क्या बनाना है, रोस्टर रूप में बनाना है, तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे मजले ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या बन गया, इसका रोस्टर रूप बन गया। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता है रोस्टर रूप है, क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप में हमें दे रखा है। ये समुच्चय निर्माण रूप है ना, एक्स जेड एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यही तो है समुच्चय निर्माण रूप। देखिए यही तो है समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में एक्स सच दैट एक्स लगाते हैं हम, यहाँ पे ये एक्स सच दैट एक्स लगाते हैं, यही तो है समुच्चय निर्माण रूप कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। यही क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है तो हम किस रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में। तो ये इस तरीके से लिख देंगे। अब हमारी यहाँ से प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट होने वाली है। तो प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट होने वाली है 11th क्लास की, मस्त बिल्कुल एकदम कहे ना एक नंबर प्रश्नावली होने वाली है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, हमारे पास संख्याएं और मान हैं, उनको बस ब्रैकेट में रखना है, ब्रैकेट में रखना है, मजले ब्रैकेट में, और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनमें हमसे कहेगा कि यहाँ पे सब ये बता दीजिए हमें कि ये वाले समुच्चय हैं या नहीं है। बस हमसे कितना सा पूछेगा, ये पूछेगा कि हमारे पास ये बता दीजिए कि ये सारे समुच्चय हैं या नहीं है। तो कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का उत्तर। अब जैसे प्रारंभ होने वाले महीने के, तो महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो जैसे प्रारंभ होने वाला सबसे पहला है जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी है, नहीं है, फरवरी के बाद मार्च है, नहीं है, अप्रैल है, नहीं, मई, जून, उसके बाद आएगा जून, जून के बाद आएगा जुलाई, जून के बाद जून, जून के बाद आता है जुलाई, ये आ गया जुलाई,
जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई है नहीं है, तो 3 महीने तो इनका समुच्चय बन गया, तो बिल्कुल बन गया। और 12 महीने मानते हैं कि भाई जैसे अक्षर से शुरू होने वाले महीने यही है, सब भी मानते हैं इनको, तो सभी मानते हैं, इसलिए ये समुच्चय होगा। तो ये वाला समुच्चय होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसके जो है समुच्चय बन रहा है, ये क्या है, एक वेल डिफाइंड है, यानी कि ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह। कौन सा संग्रह? सुपरिभाषित संग्रह। और सुपरिभाषित संग्रह तो ये समुच्चय होगा। तो हमसे कहा था कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले संग्रह जो है ये समुच्चय होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल समुच्चय होगा। अब भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि लेखकों का संग्रह, तो लेखक आप अपने हिसाब से मानते हैं। कोई लेखक किसी को मुंशी प्रेमचंद को अच्छा मानता है। अभी आपको एक चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्या चल रहा हुआ है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें तारक लेखक है, तो आप तारक को लेखक मानते हो, अच्छा ठीक है। ऐसे ही सारे बहुत सारे कवि हैं, लेखक हैं, तो उनके बारे में हम नहीं बता सकते प्रभावशाली, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल। विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कोई से भी हो सकते हैं। देखिए, बहुत से विराट कोहली को मानेंगे, विराट कोहली के फैन विराट कोहली को मानते हैं, रोहित शर्मा के फैन रोहित शर्मा को मानते हैं, रिकी पॉन्टिंग के फैन कपिल देव के, सचिन तेंदुलकर के। तो ये सूर्य कुमार यादव के हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीता भी है उन्होंने। तो सभी के सभी अपने अपने हिसाब से इसको मानते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो इस ये भी समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखिए, आपकी क्लास में 40, 50, 100, 70 जितने भी हैं, जैसे मैंने मान लिया कि 70 स्टूडेंट हैं, तो आपकी कक्षा में वो 70 स्टूडेंट हैं, तो आप सब मानते हैं उनको, भाई वो 70 के 70 स्टूडेंट मानते हैं। पूरा स्कूल जितने भी दुनिया में सभी के सभी मानेंगे, हाँ भाई कि इस क्लास में 70 विद्यार्थी हैं, तो 70 विद्यार्थी हैं, क्योंकि उनका हमारे पास क्या है, सभी का रिकॉर्ड है और सभी के बारे में बिल्कुल हमें सब पता है। ठीक है, अब उनके बारे में पता है, तो वो श्योर हैं हम उसके बारे में कि हाँ भाई 70 छात्र हैं, 70 छात्र हैं, तो हम उसके बारे में श्योर हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, संग्रह बिल्कुल समुच्चय बनेगा। इसका समुच्चय बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये बिल्कुल समुच्चय रूप में होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 1 से लेके 100 तक की संख्याएं, उन सभी को सभी मानते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड सभी के सभी सब सम्मत से मानते हैं। ठीक है, तो जब सभी के सभी मानते हैं, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, 1 से लेकर 99 तक की। और 1 से लेकर 99 तक की संख्या है, उन सभी को आप मानोगे या नहीं मानोगे, बिल्कुल मानेंगे, तो ये भी कैसा हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कहा था कि 10 सबसे प्रभावशाली लेखक। अब प्रभावशाली लेखक नहीं मान सकते, लेकिन प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, तो वो उन सभी का नाम से लिखेंगे, हाँ भाई कि ये प्रेमचंद ने लिखे हैं, वो सारे के सारे उपन्यास हैं, उनका हम संग्रह कर सकते हैं बिल्कुल। 1, 2, 50, 100 जितने भी लिखे हैं उसने, तो इनका संग्रह बना सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। सभी संपूर्णांकों का संग्रह। अब संपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से चलते जाते हैं अनंत तक। तो ये सभी के सभी क्या है, इनको हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, तो संपूर्णांकों का संग्रह क्या होगा, अच्छा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जैसे इस अध्याय में 10 प्रश्न आने वाले हैं, 15 आने वाले हैं, 20 आने वाले हैं, तो वो सभी हमें पता है कि इतने ही आने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, उनका डाटा है, तो वो इतने ही आने वाले हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल समुच्चय हो जाएगा, तो ये समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, ये हमसे कहे ना कि सबसे अधिक खतरनाक, सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, ये इस तरीके से जब आ जाए, ठीक है, तो वो जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, समुच्चय नहीं बनेगा। तो हम 10 खतरनाक जानवर नहीं बता सकते, कोई डायनासोर को कहेगा, कोई हाथी को कहेगा, कोई व्हेल को कहेगा, कोई शार्क को कहेगा, कोई लायन को कहेगा, कोई टाइगर को कहेगा, कोई वॉल्फ को कहेगा, सभी अपने अपने हिसाब से इसमें अलग मत रखते हैं, तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो देखिए, जैसे प्रारंभ होने वाले महीने के बन जाएंगे, क्योंकि जनवरी है, जून है, जुलाई है, ठीक है। 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक नहीं बनेंगे, 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज नहीं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह तो बिल्कुल बन जाएंगे, क्योंकि बालक हमारे पास, हमें पता है कि हाँ भाई ये इस नाम के बालक है, उनका हम समुच्चय बना सकते हैं। भाई हमारे पास इस डाटा दे रखा है, उस डाटा को हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा और कॉमा लगाते गए बन गया। अब सर्वश्रेष्ठ लेखक, अब आप 5 जने खड़े हो गए, आपको यदि प्रैक्टिकल करना है तो आप ऐसे करिए, आप स्कूल में ना जाके आप घर में ही रखिए, और घर में ही कहिए कि सबसे बढ़िया सब्जी कौन सी होती है। उस सब्जी के ऊपर भी आपको सबके अलग अलग मत होंगे, सब्जी के ऊपर अलग अलग सबके मत होंगे। तो इस तरीके से ही लेखक में प्रभावशाली हो गए, खतरनाक हो गए, इन सभी में क्या अलग अलग लॉजिक होते हैं, अलग अलग अपने मत होते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या समुच्चय नहीं मानते हैं। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर लेखक का नाम दे दे, लेखक का या कवि का नाम दे दे और उसकी रचनाओं के बारे में बताए, तो वो समुच्चय में लिखा जाएगा, पर्टिकुलर वाला लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित, ये वाला साइन जो है ये है एप्सिलॉन का साइन।
ये वाला साइन है एप्सिलॉन का साइन। एप्सिलॉन का मतलब है कि ये इसमें विद्यमान है, विद्यमान विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें विद्यमान है, ये इसमें विद्यमान है या नहीं है उसको लेके आइए। ठीक है, और ये वाला साइन जो है ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। विद्यमान है यानी कि ये एग्जिस्ट करता है, ये इसमें क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। और इस साइन को बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, और उसके बाद आ जाएंगे नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन, इसको बोलेंगे हम एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन को कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ये एप्सिलॉन बन गया और ये एप्सिलॉन बना के इस तरीके से बीच में से इसको काट देंगे, ये एप्सिलॉन नॉट का साइन हो गया। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट यानी कि एप्सिलॉन यानी कि ये इसमें विद्यमान है या नहीं है। अब आप कहें कि आपके घर में, हमें कहें कि आपके घर में आप विद्यमान है या नहीं है, तो बिल्कुल है। इसी तरीके से ये एक समुच्चय देगा, ए का मान दे रखा हमें 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए जो है इसमें 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक के सारे वो लिखे हुए हैं, 1 से लेके 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। अब कह रहा है कि 5 इसमें विद्यमान होगा या नहीं होगा, तो 5 1 से 6 तक में ए में है, 5 बिल्कुल ए में है। 5 ए में है या नहीं है, तो ये ए है, ए का मान है, ये दे रखा है। इसमें 5 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो कौन सा साइन आएगा, एप्सिलॉन का। कौन सा साइन आएगा, एप्सिलॉन का। आपको कहीं भी इसमें 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 8 नहीं दिख रहा है, तो इसमें साइन कौन सा आएगा, एप्सिलॉन, और ये हो गया नॉट। इसको अच्छे से बनेंगे, एप्सिलॉन, ऊपर तो बन जाएगा एप्सिलॉन, हमारे पास ये बन गया एप्सिलॉन, नीचे आ जाएगा दूसरे नंबर के में एप्सिलॉन नॉट। अब तीसरा है, क्या इसमें जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, तो जीरो नहीं कर रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। 4 है, इसमें 4 विद्यमान है, बिल्कुल है, ए में 4 विद्यमान है, तो इसलिए एप्सिलॉन का साइन आएगा। 2 इसमें विद्यमान है, तो बिल्कुल 2 इसमें विद्यमान है, तो एप्सिलॉन का साइन आएगा। क्या 10 इसमें है, तो 10 इसमें नहीं है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट का साइन आएगा। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की कहानी समझ में आ गई, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का यही है कि ये इसमें विद्यमान है या नहीं, ये इसमें है या नहीं। जैसे आप कहें कि आपके बैग में सारे की सारी बुक रखी हुई है, तो हम कहें कि आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसमें सभी पुस्तक जो उनका संग्रह है। अब आपसे कहा जाए कि आपके बैग में 10th क्लास की बुक मिल जाएगी क्या, तो उसमें कहेगा आपकी क्लास में 10th क्लास की बुक है, तो नहीं है, नहीं है, तो क्या है, इसमें विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, इसी को हम साइन से यदि शो करें, तो एप्सिलॉन नॉट के साइन से शो करते हैं इसको मैथ में। ठीक है, तो ये समुच्चय में साइन आ गया ना, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। एक्स सच दैट एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा कौन सा है, -2, -2 से बड़ा -1, 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6, और इसके साथ ही हम कोष्टक को बंद कर देंगे, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हमसे कहे कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, उन्हीं को लिख के और एक ब्रैकेट लगा दिया, ये क्या बन गया, इसका मान बन गया। अब हमसे आगे कहें कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, तो 2 अंकों की संख्या लेनी है, तो 11 11 के अंकों को योग करेंगे, 1 और 1 2 आ रहा है, तो 8 नहीं आ रहा। ऐसे ही 12 का करेंगे, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का करते हैं, तो 7 और 1 8 आ रहा है। ठीक है, 17, 17 के बाद देखेंगे हम अगली लाइन में 18 है क्या, नहीं है, 19 20 21 22 23 24 25, इस तरीके से चलते जाएंगे, तो हमें मिलेगा 26, 26 लिख दिया। 26 के बाद अगला 35 आएगा, 45, 35 के बाद 44 53 62 71 80, इस तरीके से आएंगे। अब 2 अंकों की संख्या हो गई, 2 अंकों की संख्या हो गई, ये 44 आ जाएगा। 44 के बाद आपको क्या करना है, ये 35 है, तो 35 का उल्टा 53, 26 का 62, 17 का 71। अब यहाँ पे ये 0 8 होता है, लेकिन 8 में 0 से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो 8 है, जब इसका उल्टा करेंगे तो 80 बनेगा। 80 क्या होगी, संख्या होगी, 80 क्या होगी, 2 अंकों की संख्या है, 80 2 अंकों की संख्या है। और कैसी 2 अंकों की संख्या है, ऐसी 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है। अंकों का योग 8 है, वो 2 संख्या हमें पता चल गई, इस तरीके से लिख देंगे। अब अगला, एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक है, तो 60 की भाजक कौन है, 2 है, 3 है, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद हमारा 12 हो जाएगा, 12 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 30 होगा, और 30 के बाद होगा 60। ये संख्याएं होंगी, ये क्या क्या होंगी, 60 की भाजक।
ये 60 की भाजक होंगे, इन सभी संख्याओं से 60 में भाग जाएगा। लेकिन हमसे कौन सी पूछा है, 60 की भाजक है लेकिन अभाज्य है। कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। 2 3 5 यही अभाज्य संख्या है, तो 2 3 5 अभाज्य संख्या है, तो वो लिखी और उनके साथ में हमने ब्रैकेट लगा दिया। ये क्या बन गया, हमारा समुच्चय बन गया। बस इस तरीके से बनते हैं। अब बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल थोड़ी सी भी दिक्कत कहीं हो। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री शब्द से बनाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री लिखेंगे TRIGONOME ये बनेगा। अगर मैं इन सभी के बीच में इस तरीके से कॉमन लगा दिया, मैंने सभी के बीच में कॉमन लगा दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया। अब बताइए ट्रिग्नोमेट्री शब्द का समुच्चय बन गया। तो ये समुच्चय तो बन गया, लेकिन समुच्चय हमने कही थी कि कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम ओ ये रहा और ओ ये रहा, ओ 2 बार रिपीट हो रहा है। ओ के बाद सॉरी हो गया, ओ के बाद देखिए MET, तो टी 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी टी 2 बार रिपीट हो रहा है। टी के बाद ये आर, देखिए आर भी 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और कोई अभी 2 बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, उनको अब केवल लिखेंगे एक बार। तो हमने लिखा TRIGON। एन के बाद ओ आ गया, एन के बाद ओ आ गया, ओ को लेंगे नहीं लेंगे, तो फिर किसको लेंगे हम, एम को लेंगे। एम के बाद ई आ गया, ME। फिर टी आ गया, तो टी को लेंगे नहीं लेंगे। टी के बाद कौन सा, आर, आर को लेंगे नहीं लेंगे, और फिर बचा क्या, लास्ट में वाई बचा। और इसी को हम क्या है, समुच्चय में इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे, और इसके बीच में हम सभी के बीच में क्या लगा देंगे, कॉमा। और ये क्या है, हमारा समुच्चय। देखिए यहाँ पे जो जो शब्द रिपीट होते हैं, जो जो शब्द रिपीट होते हैं वो लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए तो बिना रिपीट किए हुए शब्द लिखते हैं। यानी कि इसमें शब्दों को हम क्या है, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। शब्दों को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। क्रम चाहे आप कोई सा भी रख लो, लेकिन शब्दों को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। शब्दों को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने वो शब्द लिए हैं जो क्या रिपीट नहीं हो रहे, तो एक एक बार लिख दिए। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का समुच्चय। अब बेटर है, तो बेटर का टी सॉरी BETER इस तरीके से है बेटर। अब यहाँ पे देखिए ये टी है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। ये ई है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इन टी और ई को नहीं लिखेंगे हम, तो BETR लिखेंगे। तो BETR ये क्या हो गया, बेटर हो गया। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, समुच्चय बनाते हैं। समुच्चय में कभी भी अवयव को रिपीट नहीं करते। अब है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स, जो भी दे रखा होगा वो लिख देंगे। इस तरीके से ये क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। इस रूप में लिखना है। तो देखिए हमें दे रखा 3 6 9 12, 3 6 9 12, तो हम लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n। 3 के गुणांक है, 3 के गुणांक है, और n का मान क्या है, n का मान 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 तक लेंगे। अब आप कहेंगे 4 तक ही क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 है और 12 पे क्या कर रखा है, लास्ट कर रखा है। 12 पे लास्ट कर रहा है, 3 गुणा 4 करने पे देखो 3 का भाजक, 3 के भाजक है ये सभी, 3 के भाजक है, तो 3 का क्या करेंगे इसमें। अब 3 का किसी न किसी हम गुणा करके 1 2 3 4 तक हम गुणा करके आ रहा है, तो ये हो गया एक्स सच दैट एक्स बराबर 3n, जहाँ n का मान ये होगा। अब आगे बात करते हैं। 2 4 8 16 32, तो 2 का दुगना ये हो गया, 4 का दुगना ये 8 का फिर दुगना, तो 2 गुना होता जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स। अब दुगने को हम ऐसे नहीं लिख सकते। देखो 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4। 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, 2। 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। फिर 2 की पावर 4 का मान कितना होगा, 16, और 2 की पावर 5 का मान कितना होगा, 32। तो इसी तरीके से यानी यहाँ पे देखिए 2 4 8 16 32, तो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 की पावर n आएगा। कितना आएगा, 2 की पावर n, और n का मान क्या होगा, 1 से लेके 5 तक। आया समझ में, क्यों होगा 2 की पावर n, क्यों लेंगे, पता चल गया ना। 2 की पावर n क्यों लेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, ये 2 की पावर 1 का मान है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर n। n का मान 1 से लेके 5 तक, ये समुच्चय निर्माण रूप है। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत आ रही किसी को। अब ये देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 है, तो एक्स सच दैट एक्स 5 की पावर n, और n का मान 1 से लेके कितना, 4 था। अब यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आसान, इससे आसान है कहीं। अब देखो 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से चलता जा रहा था, ये 2n है। 2n यानी कि सम संख्या है, सम संख्या होगा 2n, लिखते हैं एक्स एन बराबर 2n, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल n। कैपिटल n का मतलब प्राकृतिक संख्याओं में सभी की सभी क्या हैं, इवन नंबर है। या हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स
इसको दोबारा अगर दूसरा लिखना चाहें, एक तो ये लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और दूसरा हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, सम संख्या है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों ही क्या है, सही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। इनका मतलब एक ही है, एक्स बराबर 2n जहाँ n का मान कैपिटल N में है। ये बिलोंग्स टू का मतलब समझ गया। अब बिलोंग्स टू का मतलब समझाया था ना, बिलोंग्स टू का मतलब समझ गए ना, इसमें विद्यमान कर रहा है। देखिए, सभी अवयव सदों को सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध यानी कि सूचीबद्ध करना है। अब जैसे ये दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या होती है 1 3 5 7 9। देखिए यहाँ पे पूरे डिटेल में आपको बताया गया है कि विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, और समुच्चय बनाएंगे तो ये इस तरीके से हमने समुच्चय बना दिया। और देखिए समुच्चय को यहाँ पे प्रदर्शित किससे किया गया, कैपिटल अक्षर से। किससे प्रदर्शित किया गया, कैपिटल अक्षर से। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब हमसे कहे कि एक्स एक पूर्णांक है कि -1/2 से बड़ा है एक्स और 9/2 से छोटा है। तो 1/2 को क्या लिखते हैं हम, 0.5। तो माइनस के 0.5 इसको लिखेंगे 4.5। यानी कि जीरो से लेके इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, यानी कि 0.5 से बड़ा पूर्णांक जीरो, जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद चार। तो ये सारे के सारे पूर्णांक लेने। तो देखिए इनके बीच में आने वाले पूर्णांक 0 1 2 3 4 और इनका ही समुच्चय बना दिया ये वाला। तो ये सिर्फ आपको बस थोड़ा-सा भ्रमित करने के लिए था, क्योंकि पूर्णांक आपको पता है कि 0.5 के बाद कोई भी पूर्णांक आएगा वो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। और 4.5 से जस्ट छोटा पूर्णांक क्या है, 4 है। तो ये यहाँ पे किया गया है, ये यहाँ पे किया गया है। ये सारे के सारे सफिशिएंट नोट्स हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, यहीं से उतार सकते हो कंप्लीट। और 10th वाले में हम क्या उनको नोट्स अलग से लिख के दे रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है भाषा और वो सारी चीज़ें सब कुछ अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे समझा रहे हैं, अच्छे से समझा दें जिसको टाइम लेके। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन साथ के साथ इसलिए लिखा हुआ है कि आप यहीं से नोट्स बनाते चलें, ठीक है, क्योंकि फिर हम नोट्स बनाए तो वो बहुत सारा टाइम जाता है वेस्ट उसमें। अब आइए, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 4, यानी कि ऐसी संख्याओं का वर्ग बनाना है। पूर्णांक है तो हम प्लस भी संख्याएं लेंगे और माइनस वाली संख्याएं भी लेंगे, धनात्मक संख्याएं भी लेंगे और ऋणात्मक संख्याएं भी लेंगे, दोनों लेंगे। और उनका वर्ग का योग 4 से छोटा होना चाहिए। वर्ग जो है, वर्ग का उनका जो वर्ग निकल के आएगा उन संख्याओं का, वो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो दो का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 4 के बराबर है तो इसको हम ले लेंगे। अब -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। वो भी क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दे रखा है तो x का 4, जिनके वर्गों का योग 4 या 4 से छोटा है वो मान लिया गए, और उस मानों को हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। वही क्या हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण, सूचीबद्ध रूप या रोस्टर रूप। तो यहाँ पे देखिए हमें सूचीबद्ध रूप का है, आपको मैंने समझा दिया था पहले ही कि सूचीबद्ध भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप भी बोलते हैं। रोस्टर रूप भी बोलेगा या सूचीबद्ध रूप बोले, दोनों एक ही हैं। अब लॉयल शब्द है, लॉयल का LOYAL, ठीक है। तो यहाँ पे एल 2 बार रिपीट हो रहा है तो एल को छोड़ देंगे, LOYA। ये क्या हो गया, लॉयल। देखिए एल 2 बार नहीं लिखते हैं। ये सारे के सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई हुई हैं। वर्ष ऐसे महीने जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते, कौन कौन से, अप्रैल जून सितंबर नवंबर और फरवरी, इनमें 31 दिन नहीं होते, इनको लिख दिया। अब बहुत से कहेंगे कि सर फरवरी से स्टार्ट होता है, तो क्या है ना, क्रम का इसमें कोई भी महत्व नहीं होता, आप जैसे मर्जी आप रख सकते हैं, क्रम का इसमें कोई भी महत्व नहीं होता है, ठीक है। अप्रैल जून सितंबर नवंबर फरवरी, ये 5 महीने ऐसे होते हैं, ये 5 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब के से पहले आने वाले कौन कौन से, ABCDEFGHIJK, ठीक है। लेकिन हमसे क्या कहा है वो भी ध्यान रखना है, यही मत आ जाना कि के से छोटे पैसे दे। ये देखना है कि व्यंजन है, व्यंजन में ए आएगा नहीं आएगा, ई आएगा नहीं आएगा, आई आएगा नहीं आएगा, ओ यू तो ए के से ऊपर हो जाते हैं, तो ये तीनों आएंगे नहीं आएंगे, तो क्या आएगा, BCD। ई आएगा नहीं आएगा, एफ आएगा, GH, उसके बाद GHI आएगा नहीं आएगा, जे आएगा। तो जे के बाद क्या आता है, के आता है। तो ये देखिए सारे के सारे लेटर जो हैं छोटे हैं। ये देखिए समुच्चय में, हाँ ये वाला एग्जाम्पल, इसको इम्पोर्टेंट दे लीजिए, आप समझ भी जाएंगे। यहाँ पे जब समुच्चय को दर्शा रहा है तो कैपिटल लेटर से, और अंदर लिखे हुए हैं तो कौन से लेटर है, स्मॉल लेटर। यहाँ पे कैपिटल लेटर से दर्शा रहा है, स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। तो कौन कौन से व्यंजन हमें पता चले। अब आप बताइए, के से छोटे व्यंजन नहीं बता सकते आप, ABCD नहीं आती है, आप पे आती है ना, उनमें स्वर व्यंजन नहीं पता है ना, वही वही तो लिखने और एक कोष्टक लगा देना है, इससे सरल काम मिलेगा।
100 तक की गिनती, 10 तक की गिनती, 2 तक की गिनती, यही तो समझा रहा है आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। और हाँ, देखिए बनाना शब्द है, बनाना शब्द को किस तरीके से लिखेंगे, BANA, तो इसमें एक ये ए डबल बार आ रहा है, ए डबल बार आ रहा है, एन डबल बार आ रहा है, एन, तो BAN आएगा ना, केवल BAN, तो इसको NAB भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए इस अलग से बनाया है एग्जाम्पल, अलग से लिखा गया है, इसलिए यहाँ एक ही अक्षर एक बार लिखा गया है तथा अक्षरों का क्रम का कोई महत्व नहीं है, तो ये BAN और NAB इसीलिए लिखा गया है। ये BAN, यहाँ से देखिए ANA, ये डबल बार लिखे नहीं चाहिए, तो BAN लिख लीजिए, NAB लिख लीजिए, या इसको आप A, B, N लिख लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देके नोट्स में लिख लेना कि हम क्या करते हैं कि कोई भी अक्षर जो है उसको दोबारा रिपीट करके नहीं लिखते हैं समुच्चय में। अब आइए इस पे, हमसे कह रहा है कि 1 2 3 6 जो 6 का भाजक, अच्छा ये दे रखा है 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 और 6, ये वाला समुच्चय दे रखा है और इसके सामने दे रखा है x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इन वाले जो टर्म दे रखे हैं हमें, ये वाले सारे के सारे टर्म दे रखे हैं, ये हमें क्या है, मिलाने हैं। ये क्या है, हमें मिलाने हैं कि कौन से को सही कर रहा है। अब ये इधर की संख्याओं से हमें पता नहीं चलेगा, तो हम पीछे वाले पार्ट पे जाएंगे। x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक है। अब 6 के भाजक प्राकृतिक संख्या कौन सी, 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है और 3 के बाद 6 है, तो यही है 6 की भाजक, तो पहला तो पहले से मिल गया। अब x सच दैट x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अब 10 से कम अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, तो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, और जो जो 6 का भाजक है, ये जो 6 का भाजक है, ये वाली लाइन और ऐड कर लेना, जो 6 का भाजक है, तो 10 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5, 2 3 5 7, और उसमें 6 का भाजक है, जो 6 का भाजक है तो वो कौन सी है, 2 और 3 है, 2 और 3 है, क्या है, 2 और 3 है। ये सारे के सारे जो हैं इसके सामने लिख दिए, क्यों, अगर इस तरीके से लाइन खींचते जाते हैं ना आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। अब एक्स सच दैट एक्स एक मैथमेटिक्स का अक्षर है। अब मैथमेटिक्स का अक्षर है, देखिए MATHE, एम दोबारा आ रहा है नहीं लिखेंगे, ए दोबारा आ रहा है नहीं लिखेंगे, टी दोबारा आ रहा है नहीं लिखेंगे, ए ये चलेगा, तो देखिए MATHEICS, तो ये क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स का अक्षर हो गया। एक्स सच दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 3 5 7 9, इस तरीके से चलता जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ये वाला इससे मिल जाएगा। देखिए अब मुझे बताइए यहाँ पे आपको दिक्कत आई कहीं पे भी कि एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक है, एक प्राकृतिक संख्या 6 का भाजक ये हो गई, एक 10 से कम एक अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है, यहाँ पे ऐड कर लेना, ये वाला जो 6 का भाजक है, यहाँ मिलेगा छोड़ो, जो जो 6 का भाजक है यहाँ पे लिख लेंगे आप, जो 6 का भाजक है, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ से कि 2 3 ये आ जाएगा। अब मैथमेटिक अक्षर से बना हुआ है तो वो क्या है, मैथमेटिक्स है, और एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो वो विषम प्राकृतिक संख्या ही हो गई। अब मैं इनको क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से लिख के तो अलग अलग लाइन खींचने में और उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी सी दिक्कत होती, इसलिए आपको उनके सामने लिख दिया है। इन सभी के क्या है, सामने लिखे हुए हैं, बस आपको देखना है, इधर से देखते चलना है, इधर से, क्योंकि इधर से देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा, तो ये वाली लाइन पढ़नी है, ये वाली लाइनें पढ़नी है और उनसे क्या करना है, आपको आंसर देने हैं, उनसे क्या करना है, आंसर देने, ठीक है, ये आपको बता ही दिया। अब ये परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय, तो ये यहाँ से आपकी 1.2 स्टार हो गई। तो ये जितने भी आपको कराएं आप सभी इनका रिवीजन करिए, और जो भी कुछ समझ नहीं आता है वो सारे के सारे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट कर देंगे, जिसको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, यहाँ पे कमेंट कर देगा, ठीक है, उसको आपको दोबारा बताया जाएगा, और वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, वीडियो को दोबारा देखेंगे तो उसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में सारा कुछ आ ही जाएगा। तो आप हमारे ललित चौधरी एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसको क्या, ललित चौधरी एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए सारे के सारे, और मैथ्स के लिए जितने भी वीडियो चाहिए आपको, सारे के सारे वीडियो आपको यहीं मिल जाएंगे, मैथ के इम्पोर्टेंट से लेके इम्पोर्टेंट वीडियो जो भी है सब कुछ यहाँ पे ललित चौधरी एकेडमी पे मिलेगा। तो ललित चौधरी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन ऑन की